हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर 2 पे आ गए हैं। तो लेक्चर 1 तक हमने सारे फंक्शंस के ग्राफ्स, उनके डोमेन और रेंज कवर कर लिए हैं। अब हम लोगों को बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, वो सीखना है। तो देखो यहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं मैंने। फर्स्ट डायग्राम में साइन एक्स जो है हमारा फंक्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं साइन एक्स में जो एक्स इनपुट होता है, साइन एक्स में जो एक्स इनपुट होता है वो एक एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ, सपोज मैं ऐसे π/3 लूँ, तो जो π/3 वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है, वो एक एंगल है। और आउटपुट क्या आ जाता है, तो साइन ऑफ π/3 हमारे पास कितना होता है, √3/2। तो हमने साइन के अंदर एक एंगल इनपुट किया और फाइनली मुझे एक वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अब साइन इनवर्स एक्स जो है साइन का इनवर्स फंक्शन है, तो इसमें जो एक्स इनपुट है, जो एक्स इनपुट है वो एक वैल्यू होगी, और जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलने वाला है वो एक एंगल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 सपोज गिवन है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें वो साइन की वैल्यू बतानी है, वो साइन का एक्स बताना है, उस एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन की वैल्यू √3/2 होती हो। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, π/3। तो जो इनपुट है वो वैल्यू हो जाएगी और जो आउटपुट है वो एक एंगल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लें। सपोज हमसे पूछा है कि साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 को अगर मैं x मान लूँ, साइन इनवर्स 1/√2 को अगर मैं x मान लूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यानी आप लोगों को वो एंगल बताना है जब साइन कितना आता है, 1/√2। तो क्या x हो जाएगा, π/4। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं जब साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 होती है, π/4 हो गया, 3π/4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज़ आ जाती हैं। बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब है, जो भी हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज हमने देखी है वो क्या होती है, -π/2 से लेके π/2। तो केवल उसी के बीच के आंसर हमें देने होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन के पहले एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स फंक्शन इज मैंशनड देन इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर कुछ नहीं पूछा गया है कि आंसर किस रेंज में देना है, तो आपको सिंपली प्रिंसिपल वैल्यू बता देनी है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो हमारे पास होती है 0 से लेके पाई, यानी जो आंसर है वो 0 से लेके पाई के बीच का ही आने वाला है। अच्छा, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो भी वैल्यू इनपुट की गई है, जो भी x है यहाँ पे, वो हमारा <0 है। तो cos <0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos <0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 से पाई में अगर देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ आता है हमारा, π/2 से लेके पाई के बीच में आता है। तो आंसर इनफैक्ट π/2 से पाई के बीच का देना है। अच्छा, आप सोचो कि π/2 से पाई के बीच में कब cos -1/√2 होता है। तो cos -1/√2 होता है हमारे पास 3π/4 पे, दैट इज़ π/2 + π/4 सोच लो, या फिर पाई माइनस π/4। तो 3π/4 पे cos -1/√2 होता है। तो cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/4। नेक्स्ट cosec इनवर्स ऑफ -√2 हमें निकालना है। तो आप लोगों को इसकी रेंज याद होनी चाहिए। इसकी रेंज हमारे पास होती है -π/2 to π/2, बट इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है x की,
देखो x जो है हमारे पास -√2 दिया है, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो इस रेंज में कॉसेक कब नेगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर आप लोगों को देना चाहिए। तो -π/2 से π/2 में कॉसेक इनवर्स -√2, यानी कॉसेक -√2 कब होता है? कॉसेक x की वैल्यू कितनी देखनी है? -√2। ये होता है हमारे पास -π/4 पे, -π/4 पे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, साइन इनवर्स -1। तो ऐसे सोचना है कि साइन इनवर्स -1 को अगर मैं x लूँ तो साइन x मेरे पास कितना आ जाएगा? -1। तो हमें x की ऐसी वैल्यू बतानी है जब साइन x -1 होता हो। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, x जो है हमारा -π/2 से π/2 में लाई करता हो, बस ये ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू पे साइन x जो है हमारा -1 हो जाता है? तो ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि -π/2 पे होता है। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो इस तरीके से लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 1/√3 को अगर x मानो तो tan x जो है 1/√3 होगा। बस x का इंटरवल आप लोगों को याद होना चाहिए। x का इंटरवल क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स फ्रॉम -π/2 टू π/2, ओपन आता है tan के केस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3, तो tan पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 1/√3 कब होता है वो? π/6 पे। तो π/6 इज आवर आंसर। तो ध्यान रखना है, आंसर्स जो हैं अब एंगल्स आने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आंसर्स एंगल होते हैं, आउटपुट्स आर एंगल्स। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 3 एंगल्स हम लोगों को गिवन है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 1 कब आता है? अब डायरेक्टली आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि साइन हमारा 1 कब होता है प्रिंसिपल वैल्यू में? π/2 पे। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1 कब होता है? तो कॉस इनवर्स 1 यानी कि कॉस x की वैल्यू 1 देखनी है, तो x की वैल्यू आती है 0, 0 पे 1 होता है। नेक्स्ट, tan इनवर्स 1, यानी आप लोगों को ऐसे सोचना है tan x 1 कब होता है? तो x की वैल्यू π/4 पे। तो इनको सिंपली बस आपको ऐड करना है, π/2, 0 एंड π/4। इनको अगर ऐड करते हैं तो आ जाता है 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो sec इनवर्स 2, मतलब हमें क्या सोचना है? sec x कब 2 होता है? sec x कब 2 होगा? जब cosec x कितना होता है? 1/2, तो π/3 पे होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × π/3। नेक्स्ट, साइन इनवर्स -½ यानी साइन x की वैल्यू -½ -π/2 से π/2 में आंसर देना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -½ कब होगा? तो ये -π/6 पे होगा। तो -3 × -π/6। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट x की वैल्यू √3 देखनी है। डोमेन क्या होती है इसकी? 0 to π। कॉट इनवर्स की डोमेन 0 to π ओपन। तो 0 to π में अगर देखूँ मैं, तो कॉट इनवर्स √3 कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब tan की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कब होता है? π/6 पे होता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा π/6। इन्हें सॉल्व करने पे देखो, पहला लिखा है 2π/3, नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई करके π/2 प्लस ऑफ π/6। तो बस इन्हें ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए एलसीएम आ जाता है 6, तो 4π प्लस 3π प्लस π, तो 8π/6 आ जाएगा। तो 4π/3 हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना होता है कि आउटपुट्स आर एंगल्स। अब इनपुट जो है एक वैल्यू होने वाली है, आउटपुट्स जो हैं कुछ एंगल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, साइन और साइन इनवर्स दोनों इन्वॉल्व हैं। तो क्या करना है मुझे, अंदर जो साइन इनवर्स दिया है मुझे पता है कि ये एक एंगल की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया,
इस साइन इनवर्स 3/5 को एक एंगल थीटा अज्यूम कर लिया। इसे ऐसा अज्यूम करने से मैं लिख पाऊंगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू। अच्छा, अब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ 2, और इस एंगल को मैंने क्या अज्यूम किया है, थीटा अज्यूम किया है। तो ये साइन 2 थीटा पूछना चाह रहा है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 और साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3/5। अच्छा, साइन थीटा अगर 3/5 होगा, ट्रायंगल में ड्रॉ करूं तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यू 3 है, ये 5 है, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाता है, 4/5। ये आप लोगों को याद भी होगा सिंपली। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके कितनी आ जाती है, 24/25। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो cos 2 tan इनवर्स 2। तो बस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हम लोग क्या करेंगे, इस tan इनवर्स 2 को कोई एंगल थीटा मान लेंगे, जिससे हमारा tan थीटा कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, एक और टर्म इन्वॉल्व है, तो ये भी एक एंगल आने वाला है। तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स 3 को फाई मान लेता हूँ, कोई दूसरा एंगल फाई। तो tan फाई कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म हो जाता है हमारे पास साइन ऑफ 2 फाई हो जाएगा। पहला टर्म कॉस 2 थीटा और दूसरा टर्म साइन 2 फाई। अच्छा, tan के फॉर्म में गिवन है, तो आप लोगों को cos 2 थीटा tan के फॉर्म में याद होना चाहिए। क्या आ जाता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और साइन 2 फाई क्या होता है हमारे पास, 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। बस अब इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan फाई की वैल्यू है 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पे पहला वाला बन जाता है हमारे पास -3/5, और दूसरा टर्म 6/10 आ गया है। तो 3/5 आ जाएगा, इनका सम कितना आ गया, 0। तो फाइनल वैल्यू इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या है, आर्क वाली फॉर्म दी है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के समय बताया था, आर्क साइन का मतलब सिंपली साइन इनवर्स ही होता है। तो ये साइन इनवर्स 4/5 माइनस कॉस इनवर्स 4/5 हमारे पास लिखा हुआ है। तो एक साइन इनवर्स 4/5 है और एक कॉस इनवर्स 4/5 है। तो इस पहले एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 को अगर थीटा माना तो साइन थीटा कितना आ जाता है, 4/5। और कॉस इनवर्स 4/5 को हम लोग कोई दूसरा एंगल फाई मान लेते हैं, ताकि कॉस फाई कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अच्छा, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, कॉस ऑफ, पहला एंगल को मैंने थीटा माना है और दूसरा एंगल को फाई। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या आती है वैल्यू, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस, बीच में प्लस का साइन आता है, साइन थीटा साइन फाई। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें बस वैल्यूज़ रखते ही आंसर आ जाएंगे। अच्छा, साइन, आप लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू जो है गिवन नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। तो साइन थीटा से मुझे सबसे पहले तो कॉस थीटा निकालना होगा। तो ट्रायंगल अगर फॉर्म किया जाएगा तो साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना आ गया, 3। साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा कितना, साइन थीटा 4/5 है, तो कॉस थीटा कितना आ जाता है हमारे पास, 3/5 आ जाता है। ठीक है, तो 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस फाई हमें कितना दिया हुआ है, 4/5 गिवन है, प्लस साइन थीटा कितना गिवन है, 4/5। साइन फाई जो है निकालना होगा। तो कॉस फाई 4/5 है,
तो अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस को 4 और हाइपोटेनियस 5, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाती है 3। अब निकालना क्या है साइन फाई, तो साइन फाई निकालना है तो 3/5 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो पहला टर्म 12/25 हो गया, दूसरा भी 12/25, तो फाइनल आंसर इज 24/25। तो सॉल्व सिंप्लीफाई करने पे ये हमारा आंसर बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। तो इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालनी है। अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, तो आप लोगों को साइन इनवर्स x की डोमेन पता होनी चाहिए कि x बिलोंग्स फ्रॉम -1 क्लोज टू 1 क्लोज। साइन इनवर्स के अंदर सिर्फ यही टर्म आ सकते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 कब होगी, जब आप x की वैल्यू -1 लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंपली हमारे पास -1 ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपको दिया है 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन x लाइज इन द इंटरवल 1 क्लोज टू 2 ओपन। तो 1.9 ले लिया सपोज मैंने, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 चाहिए, तो x कहाँ तक जा सकता है, x तो 2 तक जा सकता है। तो हमारी x की वैल्यूज़ जो हैं -1 से 2 के बीच में आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन हमने निकाल लिया है -1 to 2, या फिर इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो -1 क्लोज टू 2 ओपन। अच्छा, तो हमारा x तो इस रेंज में आ गया है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस रेंज में कितने इंटीजर्स आते हैं, एक तो -1 आता है, एक 0 आता है और एक 1 आता है। 2 इस रेंज में नहीं आएगा, 2 पे ओपन लगा हुआ है, तो ये 3 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब, साइन इनवर्स के अंदर ऐसे -1 आ सकता है, साइन इनवर्स के अंदर 0 आ सकता है और साइन इनवर्स के अंदर 1 आ सकता है। केवल ये 3 ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो रेंज में हमारे केवल ये 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो साइन इनवर्स -1 कितना हो जाता है हमारे पास, -π/2। साइन इनवर्स 0, तो 0 पे 0 होता है साइन, और साइन इनवर्स 1, इसका ये मतलब ऐसे सोचना है कि साइन x1 कब होगा, तो साइन x1 होता है π/2 पे। तो रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो डोमेन और रेंज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फंक्शन है कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो कॉस इनवर्स x, कोई भी x है, इसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है कि x की वैल्यू -1 क्लोज टू 1 क्लोज में लाई कर सकती है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो इस कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है वो क्या -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। बट हमें पता है, वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज क्या होती है हमारे पास, 0 क्लोज टू 1, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, और इन जनरल फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है। तो आप देखो कि ये -1 से 1 के इंटरवल के बीच में ही 0 to 1 लाई करता है, तो हमारी डोमेन जो है ऑल रियल आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, आप लोग x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में आएगा तो वो इस डोमेन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा -1 से 1 को, इसीलिए डोमेन हमारी आ गई ऑल रियल। तो अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, अब रेंज में निकालूंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 to 1 है,
अब इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हम लोग कॉस इन्वर्स की यूज़ करेंगे कि कॉस इन्वर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब मैंने बताया था कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो कॉस इन्वर्स लेने पे इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज करना होगा। तो अगर मैं कॉस इन्वर्स लेता हूँ तो कॉस इन्वर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इनइक्वालिटी जो है चेंज होगी और चेंज होके हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है इस रेंज में आ जाएगा। तो कॉस इन्वर्स ज़ीरो कितना होता है, π/2 होता है। ऐसा सोचना है कि कॉस ज़ीरो कब होगा, तो कॉस ज़ीरो कब होता है, π/2 पे। नेक्स्ट कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 होता है 0 पे। तो ये हमारी रेंज आ गई। इंटरवल फॉर्म में लिखा तो 0 ओपन टू π/2 क्लोज्ड, दिस इज़ आवर रेंज। तो डोमेन ज़रूर से समझना है आपको कैसे निकाली गई है। फ्रैक्शनल पार्ट की खुद की रेंज 0 क्लोज टू 1 ओपन होती है और वो कॉस इन्वर्स की रेंज, कॉस इन्वर्स के डोमेन का सबसेट है। सबसेट होने की वजह से हम लोग x को ऑल रियल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e रेज टू द पावर x। तो साइन इनवर्स x के डोमेन आपको याद हो ही गई होगी, डोमेन होती है -1 क्लोज टू 1 क्लोज्ड। इसका मतलब e रेज टू द पावर x हमारा -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अच्छा, इन जनरल हम लोग e रेज टू द पावर x का अगर ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0,1 होता है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा e रेज टू द पावर x -1 से 1 होना चाहिए। आपको इस ग्राफ से e की पावर x की रेंज जो है समझ में आ गई होगी। रेंज क्या है, 0 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी है, सॉरी 0 ओपन टू इन्फिनिटी, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो e की पावर x, देखो -1 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि e की पावर x पॉजिटिव होता है, लेकिन e रेज टू द पावर x 1 ज़रूर हो सकता है। कब होता है, जब आप लोग x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग हमारे डोमेन को क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप लोग देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन मैं लिख रहा हूँ -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी क्यों, e रेज टू द पावर x आप यहाँ -इन्फिनिटी से चेक करना शुरू करो तो वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो वो -1 से बड़ी ही है और वो 0 पे जाके x की वैल्यू 0 पे जाके वो 1 हो जाती है। तो 0 जो है 0 पे जाके 1 हो जाती है, तो 0 पे ऐसे क्लोज्ड आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने निकाल ली है। तो e रेज टू द पावर x हमने क्या निकाला कि वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, e रेज टू द पावर x लिखा तो हमने -1 से 1 है, बट राइट में तो 1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर देंगे हम लोग, उसकी वैल्यू 0 कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि वो खुद कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास e रेज टू द पावर x की रेंज है। अब आप लोगों को याद करना होगा कि साइन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब अगर दोनों साइड साइन इनवर्स लिया जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ e रेज टू द पावर x, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है साइन इनवर्स 0 और राइट हैंड साइड पे इक्वल लगा है साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 0 का मतलब हमें क्या सोचना है, साइन 0 कब होता है, तो साइन 0 होता है 0 पे, बट ओपन आएगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। और राइट में दिया है साइन इनवर्स 1 और इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। तो ये हमारी रेंज हो गई। तो काफ़ी कुछ सोचना होता है इनवर्स फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लॉगरिदम इन्वॉल्व है। तो एक क्वाड्रेटिक है और लॉग फंक्शन जो है इन्वॉल्व है।
अच्छा, तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि tan इनवर्स की जो डोमेन है, tan इनवर्स की डोमेन इन जनरल क्या होती है, ऑल रियल होती है। tan इनवर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो log का फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, log का फंक्शन जो है हमारे पास इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो उससे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक की खुद की रेंज जो है कितनी आ जाती है। तो ये क्वाड्रेटिक है 5x² माइनस 8x प्लस 4। इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट और देखते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 64 माइनस 20 इंटू 4 इज 80, तो माइनस 16 आ गया है। हमें बस ये देखना है डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आ जाएगा, कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला है। और रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक की रेंज में -d/4a आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में इन्फिनिटी। अच्छा, d की वैल्यू 16 है और -d/4a की वैल्यू फिर सिंप्लीफाई करते ही कितना बन जाएगा, 16/4 4 4/5, तो 4/5 आ जाती है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू 4/5 आ जाती है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक लॉग और लगा हुआ है। लॉग जो है हमारे पास किस तरीके का है, लॉग का जो बेस है वो आप लोग चेक करिए, बेस लेस देन 1 है, बेस 4/5 दिया है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन जो है मुझे रिवर्स करना होगा। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करने पे हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते में आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए कि लॉग अगर बेस हमारा लेस देन 1 होता है तो लॉग का ग्राफ ऐसा आता है। इसका मतलब आप अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, -∞, और x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो अब हमारे पास इनइक्वालिटी कैसी बन जाएगी, बीच में हमारा फंक्शन लिखा हुआ है और इस तरफ हमारे पास था log ऑफ 4/5 टू द बेस 4/5, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे लिखा था log ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस 4/5, तो इन्फिनिटी यानी x इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू -∞ आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा -∞। नेक्स्ट अगर मैं tan इनवर्स कंसिडर कर लूँ इस पूरे फंक्शन पे, तो tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। tan इनवर्स 1 कितना आ जाता है, π/4 क्लोज्ड, और tan इनवर्स -∞ होता है -π/2। तो आर रेंज इज रेंज ऑफ द फंक्शन -π/2 से π/2 क्लोज में आ जाएगा। अच्छा, डोमेन हम लोगों ने बीच में नहीं निकाली है, डोमेन आप लोग चेक कर सकते हैं कि डोमेन ऑल रियल आ जाएगी इस फंक्शन की। सिंपली डोमेन जो है ऑल रियल आ जाएगी। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, आप लोग देखो, आप x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे जो क्वाड्रेटिक है वो हमारी 4/5 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगी। और 4/5 से इन्फिनिटी के बीच मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो एक पॉजिटिव आंसर दे रही है, तो लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो x की कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, तो डोमेन सिंपली क्या हो गई हमारी, ऑल रियल। तो होपफुली आपको समझ आ जाना चाहिए किस तरीके से डोमेन रेंज निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
अब इन क्वेश्चंस की रेंज नहीं, सिर्फ हमें डोमेन निकालनी है। रेंज निकालना थोड़ा लेंदी हो जाता है, आप लोगों को पता लग ही गया होगा। तो डोमेन निकालना है इस फंक्शन की cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो cos का फंक्शन है, cos इनवर्स का फंक्शन है, तो डोमेन cos इनवर्स की क्या होती है, -1 to 1। तो जो भी अंदर टर्म लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरा की पूरा हमारे पास -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 को राइट में ले जाने पे +1 हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो क्या बन जाता है, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करी, ऊपर से फैक्टर आ रहा है -1/3 और नीचे से फैक्टर आ जाता है -1। तो इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, तो सॉल्व करके हमारा x आ जाएगा -∞ टू -1। -1 पे देखना ओपन लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, यूनियन 1/3 पे क्लोज्ड आ जाएगा, -1/3 पे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमें राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी जो है सॉल्व करनी है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाता है। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो -1 और 1 आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए, तो -1 से 1 आ जाएंगे। -1 जो है नीचे वाले फैक्टर से आया है तो उस पर ओपन होगा, और 1 पे क्लोज क्योंकि वो ऊपर से आया है। अब इन दोनों रिजल्ट्स का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन लेने पे आंसर बन जाता है -1/3 to 1। ये हमारा इंटरसेक्शन के बाद आंसर आ जाता है। यही फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स गिवन है। अच्छा, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि साइन एक्स की खुद की रेंज -1 to 1 होती है, -1 to 1 होता है। कॉस एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक वैल्यू -π/2 और दूसरी वैल्यू π/2। ठीक है, सिर्फ -π/2 से π/2 में कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है। मैंने सिर्फ इसी रेंज में इसलिए किया है क्योंकि ये जो वैल्यू 1 आती है, तो साइन एक्स की जो वैल्यू 1 है ये इसी इंटरवल में आ जाएगी और -1 में यहीं आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस इंटरवल की बात हो रही है कॉस के ग्राफ में। तो अगर मैं दोनों साइड कॉस ले लेता हूँ, अगर दोनों साइड कॉस ले लिया जाए तो कॉस -1 आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव है, कॉस 1 भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव ही हैं इस ब्रांच में, y के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन जो है ऑल रियल आ जाएगी क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही हैं। नेक्स्ट जो दूसरा फंक्शन है उसकी डोमेन निकालनी है, तो इसकी डोमेन के लिए 1 + x² अपॉन 2x -1 से 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था लेफ़्ट एंड राइट इनइक्वालिटी, वैसे ही सॉल्व होगा। तो लेफ़्ट वाली इनइक्वालिटी है 1 + x² अपॉन 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एलसीएम लेने पे आप लोग ऑब्जर्व करो, ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि x² + 2x + 1 आ जाएगा, और नीचे 2x। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, तो 0 और दूसरा पॉइंट आ जाता है -1। तो 0 के राइट में पॉजिटिव वैल्यूज़, देन नेगेटिव। फिर आप लोग देख सकते हैं x + 1 के फैक्टर पे स्क्वायर लगा है, इवन पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा।
तो साइन चेंज नहीं होगा, हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, तो आंसर आ जाता है x बिलोंग्स फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो पे ओपन आएगा क्योंकि ज़ीरो डिनोमिनेटर में है, टू इन्फिनिटी। साथ में एक टर्म और आ जाएगा क्या, -1। -1 क्यों आ गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं -1 पे भी ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट क्या बनता है, 1 + x² अपॉन 2x - 1 < = 0। सिंप्लीफाई करने पे x² - 2x + 1 अपॉन 2x < 0, या फिर x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x < 0 बनता है। प्लॉट किया तो 0 एंड 1 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमें नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए, तो -∞ से 0 ओपन। ठीक है, 0 पे ओपन क्यों है, क्योंकि 0 वाला फैक्टर डिनोमिनेटर से आ रहा है। एक टर्म और आ जाएगा साथ में क्या, 1। तो ये सेकंड वाले को सॉल्व करके बन गया। फर्स्ट वाले का आंसर देखिए 0 टू, फर्स्ट वाले का आंसर है 0 टू इन्फिनिटी, और क्या इंक्लूड किया है, -1। और सेकंड का आंसर है -∞ से 0, और क्या इंक्लूड किया है, 1। आप लोग देख सकते हैं ये जो पहले दो इंटरवल हैं इनमें तो कोई इंटरसेक्शन है नहीं, बट -1 और 1 ये दोनों इंटरवल्स में कॉमन टर्म्स हैं, तो हमारे फंक्शन की डोमेन क्या आ जाती है, -1 एंड 1, दो ही टर्म आएंगे। तो पहले वाले से आता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल, दूसरे वाले से -1 to 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो भी क्या आ जाएगा, -1 एंड 1। ओनली 2 एलिमेंट्स, केवल ये 2 एलिमेंट्स ही डोमेन में आएंगे, ये पूरा इंटरवल नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स -1 एंड 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो साइन इनवर्स x - 3/2 दिया है, तो साइन इनवर्स के फंक्शन के लिए जो भी टर्म दिया होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। इसे तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा हो गया, फिर 3 ऐड कर दिया, तो ये हमारे फंक्शन की डोमेन आ गई है पहले पार्ट की। दूसरे पार्ट, लॉग का टर्म इन्वॉल्व है, तो लॉग का जो बेस है वो >0 करना है, तो x < 4 बन जाता है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेके आंसर आ जाता है 1 close to 4 open, दिस इज आवर फाइनल डोमेन, 1 close to 4 open। नेक्स्ट, e⁻² sin इनवर्स x/2। तो आप लोग देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है, e लगा है, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इक्वेशन पे, क्योंकि हमें तो सिंपली sin इनवर्स x/2 डिफ़ाइन करना है। तो sin इनवर्स x/2 डिफ़ाइन करने के लिए x/2 जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर x सिंपली -2 से 2। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन की डोमेन आ गई है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा हमें नहीं सोचना है, हमें सिंपली साइन इनवर्स को डिफाइन करना था। इसी क्वेश्चन की अगर आपसे रेंज पूछी जाती तो भी वो बड़ी इजीली निकाली जा सकती है। आप लोगों को सिंपली साइन इनवर्स ले लेना था दोनों तरफ, फिर e की पावर रेस कर देना था। दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी हमें डोमेन निकालनी है, तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, साइन का फंक्शन है, तो साइन 9π/2। अरे साइन के अंदर तो कुछ भी लगा हो, वो -1 से 1 तो कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता, -1 से 1 को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें 2 ऐड कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए तो एक तरफ 3 हो गया और एक तरफ 1 हो गया। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, 1 एंड 3 दोनों की दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो 1/2 प्लस ऐसा साइन का टर्म है, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है।
तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो 1/3 से 1 के बीच में हमारा ये कॉस इन्वर्स के अंदर वाला टर्म आ गया है। कॉस इन्वर्स के अंदर वाला टर्म इन जनरल -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो इंटरवल आया है 1/3 से 1, वो इसी का सबसेट है, पूरा की पूरा इसी के अंदर लाई करता है। इसका ये मतलब हुआ आप लोग x की कोई भी वैल्यू रख दो तो कॉस इन्वर्स के अंदर का टर्म तो 1/3 से 1 के बीच का ही आएगा। तो कॉस इन्वर्स के डोमेन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा तो हमारी डोमेन क्या आ जाती है, ऑल रियल। इसका मतलब आप x कुछ भी रखो, कॉस इन्वर्स डिफाइंड ही रहने वाला है। तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3π/2 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग साइन इनवर्स के फंक्शन की रेंज समझ लो। रेंज क्या होती है हमारे पास, -π/2 क्लोज्ड टू π/2 क्लोज्ड। और हमारे पास फंक्शन दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, और इनका सम दिया हुआ है 3π/2। तो ये जो पहला टर्म है साइन इनवर्स x, ये -π/2 से π/2 है। दूसरा टर्म भी -π/2 से π/2, मतलब तीनों की तीनों टर्म π/2 से छोटे हैं या π/2 के इक्वल हो सकते हैं। बट राइट हैंड साइड आप देखिए कितनी है, 3π/2। 3π/2 बनाने के लिए मुझे इंडिविजुअली ये सारे की सारे साइन इनवर्स किसके इक्वल लेने होंगे, π/2 के इक्वल लेने होंगे। अगर एक भी π/2 से कम हुआ तो कभी भी 3π/2 नहीं बनेगा। इसका मतलब सारे के सारे कितने हैं, π/2। अच्छा, अब ये सारे अगर π/2 हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं x, y और z की इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल पाऊँगा। अगर मुझे x, y, z के इंडिविजुअल वैल्यूज़ देखनी है तो वो कितनी आ जाएंगी, तीनों की तीनों वैल्यूज़ 1 होंगी, क्योंकि साइन π/2, साइन जो है π/2 पे कितनी वैल्यू देता है, 1। तो x, y और z तीनों कितने हो जाएंगे, 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाता है हमारा, x की पावर 100, तो 1 की पावर 100 इज़ 1 + 1 + 1 -3/1 + 1 + 1। तो 3 - 3/3 ये बन जाता है। तो ये हो गया 3 - 1 दैट इज़ 2। तो हमारा सिंपली आंसर क्या आ गया है, 2। तो ये हमने कैसे निकाला, बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन से हमें पता था कि साइन इनवर्स π/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और सम दिया था 3π/2, मतलब तीनों साइन इनवर्स इंडिविजुअली π/2 होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 फंक्शन हमें दिए हुए हैं। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, जब भी हमें ऐसे अलग अलग फंक्शन मिलते हैं और इसमें कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, डोमेन निकालो फंक्शन की। तो साइन इनवर्स x - 1, तो x - 1 हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। तो x जो है 2 से 0 के बीच में लाई करने लगता है। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन, इससे मैंने डोमेन निकाली, तो x - 3 - 1 से 1 के बीच में आएगा। तो x जो है हमारा 4 से 2 के बीच में आ जाएगा। अच्छा, पहला देखिए, पहला फंक्शन लेस देन इक्वल टू 2 है और दूसरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब डेफिनेटली दोनों को डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 होगी तभी आंसर निकाल पाऊंगा मैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, 2 - 1 दैट इज़ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2 - 3 कितना हो गया, -1 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 2/2 - 2 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 1 हमारे पास कितना होता है, π/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, पाई पे कॉस जो है -1 होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टैन इनवर्स
2/2 माइनस 4 या फिर tan इनवर्स ऑफ -1 लिखा है, तो tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 4 पे आ जाएगा। इन सबको सिंप्लीफाई करके बनता है 5 पाई बाई 4। तो cos इनवर्स k प्लस पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 पाई बाई 4, यानी cos इनवर्स k की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास सिंपली पाई बाई 4। इसका मतलब cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू k, और cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। तो k की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ गई है 1/√2। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को बस डोमेन और रेंज का आइडिया जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इन्वर्स फंक्शन का जो आंसर है वो एक एंगल होता है, आउटपुट एक एंगल होता है। तो बस यही इस लेक्चर की समरी थी। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। तो सब चीज़ें अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।